हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में एक टॉपिक है एक्सेप्टेंस कोण या एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंगल को देखेंगे, फिर एक्सेप्टेंस कोण को देखेंगे। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, आप ऐसे समझिए, अगर कोई फाइबर है उसमें रेज इंटर कर रहा है तो उसके एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाकर इंटर कर रहा है, जिस एंगल के साथ अगर रे ऑफ लाइट इंटर करता है और उसके अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या उसके अंदर ही लाइट रहता है और वो प्रोपागेट करता है, उस एंगल का नाम है एक्सेप्टेंस एंगल। मतलब वह एंगल जिसको फाइबर एक्सेप्ट करता है ताकि रे ऑफ लाइट उसके अंदर प्रोपागेट करें। यानी जनरली देखा जाए तो इस फिगर में आप देख रहे हैं, अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है थीटा आई, तो इसी एंगल का नाम है एक्सेप्टेंस एंगल। अगर इस एंगल थीटा आई से अगर रेज इंटर करता है और इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो करके इस फाइबर के अंदर में ही रहता है और आगे की ओर प्रोपागेट करता है, वो इसके बाउंड्री से बाहर नहीं चला जाता है, उस केस में हम इस एंगल को कहेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। इसका वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा एंगल रहेगा तो कम एंगल से इंसिडेंट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ज्यादा एंगल से हम आसानी से एंटर कर सकते हैं। तो हम बस इसी एंगल का कैलकुलेशन करने वाले हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा एक फाइबर है, इसका ये वाला पार्ट जो ये कोर है, इसको थोड़ा सा हम बाहर निकालें ताकि समझा सके कि कैसे एंगल रे ऑफ लाइट इंटर वगैरह कर रहा। तो ये हमारा फाइबर है, ये उसका कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ये और ये पार्ट, ये जो डॉट के इधर से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। N1 और N2 में देख लीजिए, N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कंपेयर टू क्लेडिंग। तभी तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है, द रेज ऑफ लाइट मस्ट गो फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशन के लिए ऐसा लिए हैं। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एक इंसिडेंट रे है जो इसके एक्सिस के साथ, कोर के एक्सिस के साथ थीटा आई एंगल के साथ इंटर कर रहा है। फिर ये यहाँ पर से रिफ्रैक्ट होकर के रे आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर है। ये गया कोर और क्लेडिंग के बीच के सरफेस पे ये स्ट्राइक किया। चूंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। नंबर सेकेंड, अगर ये एंगल फाई अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, सपोज दैट हम लेट किए कि ये फाई जो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इस तरह से अगर हम लिख देते हैं phi is greater than critical angle phi c, in that case there is total internal reflection, या total internal reflection होगा। और रिफ्लेक्शन, चूंकि रिफ्लेक्शन हो रहा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी फाई, तो ये भी फाई होगा, तो ये इस तरह से आगे की ओर प्रोसीड करेगा और फिर ये आगे जाएगा। तो ये चीजें हम देख लिए। हमको थीटा आई को कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ जो होता है उसको लगाना है। स्नेल्स लॉ जो दो बाउंड्री के लिए होता है, ये मान लेते हैं कि जो आउटर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 है, कोर का हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं N1 है, क्लेडिंग का N2 है, ये इंसिडेंट एंगल थीटा आई है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल थीटा आर है, ये फाई है जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ और इस तरह से आगे प्रोसीड किया। अब इस पॉइंट ए पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 साइन थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू N1 रिफ्रैक्टेड जहां पर हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इंटू साइन थीटा आर। यहां पर से हम N1 बाय N0 अगर निकालते हैं, N0 को इधर किए, साइन थीटा आई बाय साइन थीटा आर, इसको इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल में यहाँ ABC, ये देखिए एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल के अगर तीनों जो है एंगल्स, उसको अगर सम करेंगे तो 180 आता है। मतलब थीटा आर प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर से अगर थीटा आर निकालेंगे तो 90 माइनस फाई आएगा। देखिए थीटा आर इक्वल टू 90 माइनस फाई, अगर दोनों साइड हम साइन ले लेते हैं तो साइन थीटा आर इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई इक्वल टू कॉस फाई होता है। आप लोग देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो वही है साइन 90 माइनस फाई इक्वल टू कॉस फाई। तो ये हमारा साइन थीटा आर का वैल्यू निकल गया, यानी थीटा आर को हम जो है
फाई के टर्म्स में ले आए, साइन थीटा आर इज इक्वल टू कॉस फाई। अब इस इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं n1 बाय n नोट हो गया, साइन थीटा आई रखें, साइन थीटा आर का वैल्यू क्या कॉस फाई, तो यहाँ कॉस फाई रख दिए, हमको मिला वैल्यू n1 बाय n2 साइन थीटा आई बाय कॉस फाई। फिर साइन थीटा आई को यही रखे, कॉस फाई को ये साइड भेज दिए, तो n1 बाय n नोट कॉस फाई। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा और कॉस फाई, इन दोनों का वैल्यू आप देखिए, अगर आप जनरली मैथ में जब आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पढ़े होंगे, साइन 0 साइन 30 हाफ, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 60 रूट, जो भी देखे होंगे इस तरह के वैल्यू देखे होंगे। साइन 0 से स्टार्ट होता है, साइन 91, मतलब जैसे जैसे थीटा के वैल्यू बढ़ता है साइन के केस में, वैसे वैसे एंगल बढ़ता है, वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ता है। लेकिन कोस के केस में उल्टा है, कोस 01 कोस 90 0, यानी कोस का वैल्यू डिक्रीज होता है। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वैल्यू लेकर चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कॉस का, या मान लीजिए कि फाई का जो लिस्ट वैल्यू होगा, ये फाई इस एंगल की बात कर रहे हैं, कितने एंगल से ये प्रोपागेट करेगा, तो मिनिमम इसके लिए क्रिटिकल एंगल चाहिए। क्रिटिकल एंगल से कम एंगल रहेगा तो ये प्रोपागेट नहीं करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में चला जाएगा। यानी फाई का जो सबसे कम वैल्यू होगा वो फाई सी यानी क्रिटिकल एंगल होगा। अब फाई सी का यहाँ पर फाई अगर लिस्ट वैल्यू लिए हैं तो कॉस का जो वैल्यू आएगा ये साइन के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी साइन थीटा आई विल बी मैक्सिमम। तो इसी चीज को हम क्या किए, साइन थीटा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 बाय n नॉट कॉस फाई सी, यानी क्रिटिकल एंगल के लिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर अगर लगाते हैं तो ये पहला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंट फाई है, और क्रिटिकल एंगल के लिए जो साइन जो दूसरा होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है ऑलरेडी, और यहाँ पे ये 90 डिग्री मान रहे हैं। मतलब क्या, n1 साइन फाई, n1 दिख रहा, साइन फाई इक्वल टू n2 साइन 91, n2 साइन 91 मान लेते ये क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल के केस में ये चला जाएगा। तो यहां पर चलते हैं, यहां पर जो है ये C ले लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल में ही ना वो रिफ्रैक्शन जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो देखिए n1 साइन फाई इक्वल टू n2 साइन 90, ये मान लीजिए ग्रेस कर रहा है क्रिटिकल एंगल में, तो साइन फाई सी अगर यहां से निकालेंगे तो n2 बाय n1 साइन 90 का वैल्यू 1 हुआ, तो साइन थीटा इक्वल टू n2 बाय n1 है। कॉस फाई सी क्या आएगा, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाय एच, कॉस थीटा होता है B बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाय V। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच दिया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाय एच, तो एच का एच आ गया, और बेस इक्वल टू जो होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो तो वहां पर से हम इस रिलेशन से पाइथागोरस को लगा करके साइन थीटा का वैल्यू से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर बाय n1 आएगा। यहाँ पर से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय एच और कॉस थीटा होता है B बाय एच। तो h का h रहा है, लेकिन B की जगह पे क्या लिख सकते हैं, h का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो h यहाँ देखिए नीचे है, n1 का स्क्वायर माइनस P परपेंडिकुलर यानी ऊपर वाला n2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से निकल गया। तो हमारे पास आ गया साइन फाई सी है, जिससे हम कोस फाई सी निकाल लिए। कोस फाई सी को हम इक्वेशन 2 में जब रखेंगे तो देखिए यहाँ पर से साइन थीटा आई मैक्सिमम n1 बाय n नॉट, कोस फाई सी का वैल्यू क्या आया, n1 रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर बाय n1। ये n1 कैंसिल हो गया, बचा क्या n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर बाय n नॉट, और यही हमारा साइन थीटा आई मैक्सिमम। मतलब यही वो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए ये फाइबर इस रे ऑफ लाइट को एक्सेप्ट करेगा और इसके अंदर में लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए आगे की ओर प्रोसीड करेगा। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, यही है ओरिजिनल मेन बेसिक फॉर्मूला जिस पर ये पूरा काम करेगा। अगर आप साइन थीटा आई को थीटा नोट अगर मान लेते हैं, उतना बड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है तो साइन थीटा आई इक्वल टू वही हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर बाय n नोट, ये रूट में सिर्फ ऊपर वाला। तो ये इसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट, ज्यादातर हम देखते हैं कि ये जो आउटर का मीडियम है, मतलब फाइबर के बाहर से जो लाइट इंटर करता है, यहाँ पर ज्यादातर एयर रहता है। तो जब एयर रहता है तो एन नोट का वैल्यू 1 हो जाता है,
यानी एन नोट के जगह पे 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा नोट इज इक्वल टू रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये स्पेशल केस है किसके लिए, जब बाहर का मीडियम एयर रहेगा तब। अगर एयर नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला नहीं होगा, आपको एन नोट का जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ रख देना है। तो ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब वह एंगल जिससे रे ऑफ लाइट इसके अंदर में इंटर करेगा तो वो आगे की ओर प्रोसीड करेगा। थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर माना जाता है, क्योंकि ज्यादा एंगल के साथ इंटर करना पॉसिबल है लेकिन कम एंगल के साथ इंटर करना फाइबर के अंदर में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, हाई एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये है एक्सेप्टेंस एंगल। अगर इसको कहें, एक्सेप्टेंस एंगल इज द एंगल फॉर विच the angle of incident for which the fiber allow to enter the ray of light and propagate throughout it, मतलब इसी के अंदर वो करके प्रोपागेट करेगा। तो ये है एक्सेप्टेंस एंगल। अब अगला जो टॉपिक है एक्सेप्टेंस कोण, उसको देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोगों ने देखा एक्सेप्टेंस एंगल को, अब देखेंगे एक्सेप्टेंस कोण। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कोण में देखिए क्या होता है कि ये जैसे अभी तो जो भी कैलकुलेशन वगैरह किए वो 2D में किए, ठीक है ना। एक 2D था, हम लोग ट्रायंगल वगैरह लिए तो सब 2D का सिस्टम था। बट उसी को जब फाइबर को अगर हम प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो तो 3D में है, एक तरह से हम लोग स्पेस में यूज कर रहे हैं तो वो 3D में है। तो उस केस में 3D के ही केस में आप समझिए, इन 3D द लाइट रे कंटेन विद इन अ केन, वो जो जिस रे ऑफ लाइट जिससे इंटर कर रहा है वो किसी एक कोन में एंगल इंटर कर रहा है, कंटेन विद इन द कोर हैविंग अ फुल एंगल ऑफ 2 थीटा नोट। थीटा नोट याद कीजिए क्या था, एक्सेप्टेंस एंगल था जिससे रे ऑफ लाइट इसमें इंटर करता था तो इसके अंदर में प्रोपागेट करता था। यानी उसको अगर 2 टाइम्स कर दें तो जो वैल्यू आता है या उससे रिलेटेड जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे ये यहाँ से इंटर कर रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है। तो ये जो थीटा, चूंकि एक एंगल के लिए हम इस तरह से एक्सिस के सिर्फ लिए थे, 2D में लिए थे तो वो थीटा नोट था, लेकिन जब 3D में लेंगे तो वही थीटा नोट जो है वो 2 थीटा नोट यानी 2 टाइम्स हो जाएगा और वो एक्सेप्टेड होगा। और इसी एंगल के लिए वो एक्सेप्टेड होगा, मतलब उसी एंगल के साथ अगर वो इंटर करता है फाइबर के अंदर में तो वो आगे प्रोसीड करेगा। देखिए क्या है इसका डेफिनेशन, इन 3D द लाइट रे कंटेन विद इन द कोर हैविंग अ फुल एंगल ऑफ 2 थीटा नोट आर एक्सेप्टेड, उसके लिए एक्सेप्ट होगा, एंड ट्रांसमिटेड अलोंग द फाइबर, और वो फाइबर में इस तरह से ट्रांसमिटेड होगा। देयरफॉर द कोन इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस कोन, इसीलिए इस कोन का ही नाम हो गया एक्सेप्टेंस कोन। ठीक है, एक्सेप्टेंस कोन का उतना आपके टॉपिक में उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करे, सिर्फ डेफिनेशन दे रहे हैं। लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल बियॉन्ड थीटा नॉट रिफ्रैक्ट थ्रू द क्लेडिंग एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल एनर्जी लॉस। अगर सपोज दैट थीटा नोट से ज्यादा का अगर वैल्यू आ गया, चूंकि हम 3D में बात कर रहे हैं, 2D में बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर 3D में हम बात करें, अगर थीटा नोट से ज्यादा का वैल्यू रहेगा तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो यहाँ से इंटर तो करेगा लेकिन वो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ना होकर कि ये क्लेडिंग और फिर क्लेडिंग से बाहर की ओर चला जाएगा। उस केस में इस रे में या जो भी एनर्जी रहेगा वो भी लॉस्ट हो जाएगा और ये भी रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये है एक्सेप्टेंस कोण। सिर्फ आप इतना समझिए, जो 2D में एक्सेप्टेंस एंगल था उसको अगर 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और उसको 3D स्पेस में जब लेके जाते हैं तो उसी 2 थीटा नोट को ही एक्सेप्टेंस कोण का एंगल माना जाता है। अगला एक और टॉपिक है छोटा सा, जिसका नाम है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। ये क्या है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसका यूज कहाँ पड़ता है, तो ये आप समझिए जब अगला टॉपिक वगैरह पढ़ेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर वगैरह, तो वहां पर देखिएगा डेल्टा के टर्म्स में सारे फॉर्मूला रहेंगे। तो ये डेल्टा क्या है, तो डेल्टा का ही नाम है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। ये क्या है, तो ये एक रेशियो है, किसका किसका, मान लीजिए ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये क्लेडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका और जो कोर का है उसका, इट मीन्स इट इज रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग एंड कोर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और कोर, इसका रेशियो जो आएगा वही फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या डिसाइड करता है, तो आप पहले ये समझ जाइए कि कोर जो होता है वो हमेशा डेंसर मीडियम होता है और ये क्लेडिंग जो होता है वो रेयरर होता है इसके कंपेयर में, तभी ना रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर। तो यानी कि N1 हमेशा N1 का वैल्यू ज्यादा रहेगा, N2 का वैल्यू कम रहेगा, यानी N1 माइनस N2 हमेशा पॉजिटिव देगा,
N1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज जो है डेल्टा जो है हमेशा पॉजिटिव होगा ऑलवेज। नंबर 2, ऐसा देखा गया है कि डेल्टा का वैल्यू जब 1 से बहुत कम रहता है तो वो रे ऑफ लाइट को अच्छी तरह से गाइड करता है और वो आगे की ओर प्रोसीड करता है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता है। और जनरली प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज करते हैं उसमें डेल्टा का वैल्यू जो आता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01 के आसपास आता है, ये समझ सकते हैं। इसका यूनिट नहीं हो सकता क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लेडिंग। इन दोनों का वैल्यू से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर रे ऑफ लाइट किस तरह से बढ़िया से गाइड होगा, आगे बढ़ेगा या नहीं, वो यहाँ पर से वैल्यू निकाल के आप देख सकते हैं। क्योंकि जिसका वैल्यू 1 से बहुत कम आएगा डेल्टा का वैल्यू, वो अच्छी तरह से गाइड करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर और बाकी टॉपिक सबको देखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।